हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की जो है अध्ययन कराया जाता है और हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें हम विशिष्ट शब्दावलियाँ देख रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं और डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। उसका भाग थर्ड। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला जो है शब्द क्या है। तो पहला शब्द है कुला प्रथा। तो मैलिनोवस्की के द्वारा वर्णित मलेनेशिया के ट्रोबियान द्वीपवासियों की उपहार विनिमय की एक ऐसी प्रथा को कुला नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार दो प्रकार की सांस्कृतिक वस्तुएं एवं लाल संख एवं कंठाहार सफ़ेद संख के कड़े एक समुदाय से दूसरे समुदाय में निरंतर दिए और लिए जाते हैं। अर्थात एक समुदाय संख का कंठाहार देगा तो दूसरा समुदाय उसे सफ़ेद संख के कड़े देगा। तो इस तरह का लेन देन जो होता है उसे मैलिनोवस्की ने जो है कुला प्रथा या कुला विनिमय कहा है। यह लेन देन एक घेरे का रूप धारण कर लेता है और कंठहार सदैव घड़ी के कांटे के क्रम में और कड़े विपरीत क्रम में चलते हैं। वस्तु के ये उपहार में दिए जाते हैं। जो व्यक्ति उन्हें उपहार में प्राप्त करता है वह इनके अपने पास अधिक समय तक नहीं रखता है, अर्थात इन्हें पुनः किसी दूसरे साथी को उपहार में देना पड़ता है। कुला की यह प्रथा व्यापारिक साझेदारी सांकेतिक विनिमय की धारणा को प्रकट करती है। मैलिनोवस्की ने कुला प्रथा द्वारा आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय के अंतर को स्पष्ट करते हुए बताने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक प्रकार के विनिमय के पीछे हमेशा आर्थिक उद्देश्य नहीं होता है। कुछ विनिमय शुद्ध रूप से सांस्कृतिक महत्व के लिए भी किए जाते हैं। हाँ, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैलिनोवस्की से संबंधित एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने किस द्वीप पे और किस जनजाति का अध्ययन किया है। तो उन्होंने ट्रोबियान द्वीप पे जो है अध्ययन किया है। तो इससे जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला है दमनकारी कानून। तो इस पे भी काफ़ी बार प्रश्न बना हुआ है। दुर्खीम ने दो प्रकारों समाज व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं, एक यांत्रिक तथा स्वावयवी एकता के रूप में दोनों प्रकार की समाज की बात करते हैं। और यांत्रिक जो एकता है उनमें जो है दमनकारी और स्वावयवी एक जो समाज होता है उसमें प्रतिकारी कानून पाए जाते हैं। अर्थात इन्होंने दोनों समाजों में अलग अलग कानूनों की भी चर्चा की हुई है। तो दो प्रकार के कानून हैं, एक दमनकारी एक प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानूनों का उद्देश्य जो होता है वह सामूहिक चेतना अथवा इच्छा के विरुद्ध समझे जाने वाले कार्यों को रोकना, अर्थात जो समाज के विरुद्ध कार्य होते हैं उनको रोकना। इस प्रकार के कानून यांत्रिक एकता आधारित समाजों में देखने को मिलते हैं। ये कानून अपराधी द्वारा की गई क्षतिपूर्ति के लिए नहीं होते, अपितु इनका निर्माण समाज में नैतिक संतुलन बनाए रखने तथा अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकने के लिए भयभीत करना होता है। इसका उदाहरण हम देते हैं आपको। एक हमारे बॉलीवुड की जो है बुलंदी मूवी करके है, उसमें जो है दमनकारी कानून की पालन करते हुए पूरे समाज को जो है उसके पूरे परिवार को समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस्लामिक में इस ऐसे जो है पहले इस्लामिक स्टेट जैसे अभी भी ईरान सऊदी अरब में दमनकारी कानून देखे जाते हैं, जहाँ पे हाथ के बदले हाथ या कैदी को डायरेक्ट सामूहिक फांसी दे दिया जाता है। तो इस तरह के देखे जाते हैं। अगला है प्रतिकारी कानून। ये कानून आधुनिक समाज की विशेषता है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आधुनिक समाज में कौन से कानून का टाइप पाया जाता है या स्वावयवी समाज में कौन से कानून का टाइप पाया जाता है। तो इस प्रकार के कानून का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह अपराधी द्वारा की गई क्षति की पूर्ति करना है। आधुनिक समाजों में अपराध को समस्त समाज के विरुद्ध कार्य या सामूहिक न मानकर सामूहिक इच्छा का उल्लंघन न मानकर व्यक्ति के विरुद्ध कार्य माना जाता है, अतः अपराधी से क्षतिपूर्ति की आशा की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो
सावयवी एकता वाले समाज हैं। इसमें अपराधियों को पुनः समाजीकरण का मौका दिया जाता है, अर्थात समाज में आने के लिए पुनः मौका दिया जाता है। विलासी वर्ग, लेजर क्लास, तो इससे भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि समाज का वह वर्ग जो भरण पोषण की क्रियाओं में अपने आप को प्रत्यक्ष बिना संलग्न किए हुए सामाजिक परिपाटी के अनुसार जीवन का एक ऐसा स्तर बनाए रखता है जो सामान्यतः औसत जीवन स्तर से उच्च होता है। इस सुविधा संपन्न परिस्थिति के आधार पर उसकी पैतृक परिस्थिति, भूमि अथवा अन्य संपत्ति से बिना कमाई हुए आय या विशिष्ट सुविधाएं हो सकती हैं। विलासी वर्ग के पद का जो रचना किया है तो यह थर्स्टीन वेबलन, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसने चर्चा की है? थर्स्टीन वेबलन। और किस पुस्तक में? द थियरी ऑफ लेजर क्लास में। अगला है लेवी रेट, ये लेवाई रेट नहीं, लेवी रेट करके आता है, लेवी रेट, या पति भ्राता विवाह, लेवी रेट। तो इस प्रथा, यह जो प्रथा है जिसके अनुसार एक विधवा अपने पति के किसी एक भाई के साथ विवाह करती है। यदि विधवा पति के बड़े भाई के साथ विवाह करती है तो जो वह ज्येष्ठ विवाह कहलाता है, और इसके विपरीत अगर छोटे भाई के साथ विवाह करती है तो उसे देवर विवाह या भाभी विवाह भी कहा जाता है। तो यह भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला है लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी, तो एक ऐसा समुदाय जो आकार की दृष्टि से छोटा किंतु सामाजिक जीवन की दृष्टि से, सामाजिक जीवन की दृष्टि से विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता तो जैसी विशेषताओं से युक्त होता है। तो इसमें पहली चीज प्रश्न पूछी जाती है इसकी विशेषता के रूप में, और दूसरी चीज यह पूछी जाती है इससे प्रश्न कि रेड लघु समुदाय की चर्चा किसने की है। तो इसे लघु समुदाय इन्होंने कहा है, और इस अवधारणा की सर्वप्रथम जो चर्चा की है वह रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समुदायों के अध्ययन में किया है। अगला है लाबोलो, ऑस्ट्रेलिया के कुछ आदिवासी जातियों में जैसे बाट्र में वधु मूल्य की विशिष्ट प्रथा लाबोलो कहलाती है। तो जो वधु मूल्य दिया जाता है उसकी विशिष्ट प्रथा को क्या कहते हैं? लाबोलो। इस प्रकार के अनुसार वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को उपहार विनिमय के रूप में पशु, वस्तु, कंबल आदि भेंट किए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा है कि लाबोलो है क्या। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि लाबोलो में क्या दिया जाता है। तो पशु और वस्तु कंबल दिए जाते हैं। सामान्य रूप से एक स्त्री की लाबोलो उसके भाई के लिए पत्नी प्राप्त करने हेतु काम में आती है। अर्थात जो लाबोलो एक स्त्री को मिलता है, उसके परिवार को मिलता है, वही लाबोलो उसका भाई अपने अगले पत्नी के पाने के लिए दे देता है। अगला है सेल्फ लुकिंग ग्लास, आत्मदर्पण, तो एक दूसरे द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया के आधार पर जिसे स्व का निर्माण होता है, C.H. कूले ने आत्मदर्पण किया है। इस प्रकार की प्रक्रिया में दूसरे व्यक्ति अर्थात समाज दर्पण का कार्य करते हैं। तो C.H. कूले कहते हैं कि समाज हमारे बारे में जो विचार रखता है उसके बाद वही विचार हम भी रखने लगते हैं, अर्थात समाज हमें आईना दिखाता है कि आप हैं क्या, आपकी वास्तविकता क्या है। तो उस प्रकार कार्य होता है। जिसमें व्यक्ति अपनी छवि देखता है और यह छवि दूसरे व्यक्तियों की उस व्यक्ति के प्रति व्यक्त प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगला है अल्पकालिका सर्वहारा, लंपर्ट प्रोलेटरिएट। तो लंपर्ट मार्क्स के अनुसार अल्पकालिक सर्वहारा सभी वर्गों का नकारा, अविशिष्ट और निकम्मा वर्ग होता है, अर्थात जो कोई कार्य वार्य नहीं करता है, भिखारी, चालबाज, धोखेबाज। इसमें चालबाज, धोखेबाज, वेश्याओं के दलाल, कबाड़ी, हड्डियों के व्यापारी, भिखारी, समाज के अन्य संचरणशील व्यक्ति आते हैं जिनका समाज से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है या समाज की भूमिका नहीं रहती। तो इसे ने अल्पकालिक सर्वहारा कहा है। आधुनिक समाज में इन लोगों को सीमांत सामाजिक कोटियों में रखा गया है, अर्थात मार्जिनल सोशल कैटेगरी में रखा जाता है, और इन्हें समाज के द्वारा पीड़ितों के रूप में देखा जाता है।
तो यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि अल्पकालिक सर्वहारा के रूप में किनको किनको देखा जाता है। कुसमायोजन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों के अनुरूप अपने आप को ढालने की व्यक्ति अथवा समूह की अयोग्यता अथवा अनिच्छा, समूह की अयोग्यता अथवा अनिच्छा की दशा अथवा प्रक्रिया को कुसमायोजन कहते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति किसी समाज के साथ समायोजन या उसे सांस्कृतिक प्रतिमानों, सामाजिक मूल्यों आदि को मानसिक रूप से अपनाने से मना कर देता है या एकदम से अयोग्य होता है, समायोजन नहीं करता, तो उसे कुसमायोजन कहलाता है। अगला जादू। तो प्राकृतिक, अलौकिक तथा अधिदैविक शक्तियों को बलपूर्वक मनवाने की तकनीक, विश्वास, क्रिया विधान जो कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक कृत्यों के संपादन द्वारा इच्छित परिणामों को उत्पन्न करने का आश्वासन देती है, जादू कहलाती है। जादू के निम्न प्रकार होते हैं। काला जादू, ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है। दूसरा होता है संक्रामक जादू, जो वस्तु किसी भी समय संपर्क में रही है वह सदैव संपर्क में रहकर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करती रहती है, वह संक्रामक जादू होती है। अगला है अनुकरणात्मक जादू, जो इस विश्वास पर आधारित है कि इच्छित परिणाम को लेकर प्रतीकात्मक रूप में की गई जादू क्रिया समान एक प्रकार का प्रभाव पैदा करती है, उसे अनुकरणात्मक जादू कहते हैं। जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, उस गुड़िया पर अपने जादू की क्रिया करता है और उसका अनुक्रमण क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष पर देखा जाता है, तो उसी को ना अनुकरणात्मक जादू कहा गया है। अगला है सफ़ेद जादू, ऐसा जादू जो नुकसान पहुंचाने के बजाय लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगला है मार्जिनल मैन, अर्थात सीमांत व्यक्ति। तो दो भिन्न एवं विशिष्ट संस्कृतियों समूहों में सहभागी होने के कारण दुविधा, असामंजस्यता, मानसिक संघर्ष की स्थिति से ग्रस्त व्यक्ति को सीमांत व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। तो सीमांत व्यक्ति होता है जैसे कोई व्यक्ति गांव से नगर चला गया, अब वो इस झंझट में होगा कि वह नगरीय कल्चर को फॉलो करे या अपने ग्रामीण कल्चर को फॉलो करे, तो इस तथ्य को लेकर वह बहुत उलझन में रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को सीमांत व्यक्ति कहा गया है। ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी एक समूह के प्रति निष्ठावान एवं समर्पित नहीं होता है और न ही दोनों में से किसी एक समूह के व्यक्तियों जिनके साथ वह अपनी तादात्म्यता स्थापित करता है पूर्णतः स्वीकार करता है, न तो अपनाता है और न ही छोड़ पाता, अर्थात दोनों संस्कृतियों को साथ साथ ले चलने की प्रक्रिया को सीमांत मानव कह सकते हैं। एम शेरिफ ने व्यक्ति की सीमांत, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीमांत मानव की अवधारणा दी किसने है, तो एम शेरिफ ने व्यक्ति की सीमांतता की व्याख्या करते हुए लिखा है कि एक व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति वह है जो समूह के मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए भी पराये समूह के मूल्यों के आंतरिक रूप से स्वीकार करता है, और यही द्वंद्वात्मक स्थिति उनकी सीमांतता की घोतक होती है। इस अवधारणा को सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय स्टोनोक्विस्ट और बाद में प्रोफेसर पार्क ने भी किया है। तो कौन कौन बात करते हैं, स्टोनोक्विस्ट, प्रोफेसर पार्क और एम शेरिफ, तीन लोग सीमांत मानव की चर्चा करते हैं। अगला है हसियाकरण या मार्जिनलाइजेशन। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को एक समाज में आर्थिक, धार्मिक या राजनैतिक सत्ता के महत्वपूर्ण पदों और प्रतीकों को हासिल करने से रोका जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति कहा जाता है किसी समाज के हाशिए में है, अर्थात उस व्यक्ति के पास बहुत ही निम्न स्थिति की जो है सुविधाएं होती हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा लेने के लिए जो है समाज के द्वारा दबावित या दबाव किया जाता है। अगला है विवाह। विवाह दो या दो से अधिक विषम लिंगियों के बीच समाजोनुमोदित
औपचारिक तथा अपेक्षाकृत लैंगिक संबंधों की एक व्यवस्था एवं नियमाचारों का पुंज है जो कि पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक पारस्परिक दायित्वों को स्वीकार एवं अधिकारों द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधता है। तो विवाह दो या दो से अधिक विषमलिंगी अर्थात एक स्त्री एक पुरुष के बीच होने वाला एक ऐसा व्यवस्था होता है जो कि लैंगिक संबंध को स्थापित करने के लिए सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो मार्क्स द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत इतिहास, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन की सभी आदर्शवादी व्याख्याओं को नकारता है। मानवशास्त्री दर्शन पर केंद्रित यह सिद्धांत इतिहास की व्याख्या मानव के द्वारा विश्व और समाज के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए किए गए आर्थिक प्रयत्नों, मूलभूत आर्थिक भिन्नताओं के कारण उत्पन्न वर्ग संघर्ष के रूप में करता है। तो मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की इसलिए चर्चा की है। उन्होंने कहा जब समाज में परिवर्तन होता है उसका मूल जो कारण होता है वह आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन होता है। आर्थिक संस्थाओं में उत्पन्न होने वाले वर्ग संघर्ष के कारण परिवर्तन होता है। मार्क्स ने ऐतिहासिक युगों की परिवर्तन की समस्त व्याख्या को भौतिक मूल्यों पर आधारित कर उत्पादन प्रणाली के आधार पर की है। तो यह स्पष्ट रूप से पूछा जाता है कि मार्क्स ने जो है परिवर्तन की चर्चा किस रूप में की है, तो उन्होंने उत्पादन प्रणाली के परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन की बात कही है। अगला है मध्यवर्ती सिद्धांत, मिडिल रेंज थियरी। तो मिडिल रेंज थियरी की बात करते हैं आर.के. मर्टन। लघु कार्यवाहक प्रकल्पनाओं तथा अमूर्त महत् अर्थात बृहद सिद्धांतों के बीच के सिद्धांतों को मध्यवर्ती सिद्धांत कहते हैं। इन सिद्धांतों का कार्य छोटी छोटी प्रकल्पनाओं और बृहद अमूल सिद्धांतों के बीच की जो है खाई को पाटना है। समाजशास्त्री अध्ययन के क्षेत्र में इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आर.के. मर्टन जी ने किया करते हैं। अगला बात है गोत्रार्ध अर्थात मोइटी। जब कोई आदिवासी समूह किसी कारणवश दो अंशों में बंट जाता है तो प्रत्येक अंश को गोत्रांश या मोइटी कहते हैं। आदिवासी समूह को दो अर्धांशों में बांटने की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न सामाजिक संरचना को द्वैध या द्विदल संगठन भी कहा जाता है। तो मोइटी कब होता है, जैसे जो समूह है उसमें दो पार्ट कर दिए जाते हैं अर्थात दो भाग हो जाते हैं, उसको द्वैध या द्विदल संगठन, इसमें दो संगठन बन जाते हैं, दोनों को एक गोलार्ध कहते हैं अर्थात मोइटी कहते हैं। अगला है आधुनिकता। बुद्धिवाद उपयोगितावाद के दर्शन पर आधारित सोचने समझने और व्यवहार करने के ऐसे तौर तरीकों को सामान्यतः आधुनिकता कहा जाता है जिसमें प्रगति की आकांक्षा हो, विकास की आशा हो, परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालने का भाव निहित होता है, उसे ही आधुनिकता कहा गया है। अगला है नैतिक समुदाय। तो मोरल कम्युनिटी की बात करते हैं दुर्खीम ने पारंपरिक ग्रामीण समाजों और आधुनिक नगरों के बीच की तुलना करते हुए नैतिक समुदाय की अवधारणा का प्रयोग किया है। इन्होंने कहा यह एक ऐसा समुदाय होता है जिसमें सामाजिक एकता व्यापक और घनिष्ठ और नैतिक एकता नैतिक तथा व्यवहार संबंधित सामान्य विश्वासों को मानने की भावना से आबद्ध होता है। तो जो ग्रामीण समुदाय को इन्होंने नैतिक समुदाय के रूप में भी देखा है। अगली है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। तो किसी प्रकार की सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में सामान्यतः व्यक्तियों और कभी कभी किसी संपूर्ण समूह की भिन्न पद परिस्थितियों के बीच होने वाले संक्रमण या परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति का विकास होता है तो उसे भी सामाजिक गतिशीलता की श्रेणी में रखते हैं, और व्यक्ति के साथ साथ किसी समाज समूह गांव का विकास होगा तो उसे भी सामाजिक गतिशीलता की श्रेणी में रखते हैं। जैसे पहले गांव में हल चलाया जाता था और अब क्या होता है, ट्रैक्टर चलने लगे। पहले मजदूरों से कटाई होती थी, अब क्या होता है, मशीन से कटाई होने लगी। तो इन सब को क्या होगा, इससे सामाजिक गतिशीलता कहेंगे उस समाज की। अगला है भातृदल या फैक्ट्री। तो जब किसी कारण विशेष में
कई कुल या गोत्र एक बड़े समूह के रूप में संयुक्त हो जाते हैं। अर्थात कई गोत्र जब एक बड़े समूह में जुड़ जाते हैं तो उसे भातृदल कहते हैं। भातृदल एक बहिर्विवाही समूह होता है या एक रेखी वंशज समूह होता है। अच्छा, जो भातृदल में जितने भी गोत्र रहेंगे उन गोत्र के अलावा अलग से गोत्रों के साथ ही विवाह हुआ कर सकते हैं। अपने जो इस समूह भातृदल वाले समूह में आपस में विवाह नहीं कर सकते। हाँ, यह किसी भी जनजाति का प्रारंभिक उप विभाजन है, अर्थात सबसे पहले का विभाजन यही माना जाता है। बाहुल समाज, प्यूलर सोसाइटी, तो ऐसे समाज जो धर्म, भाषा, प्रजाति, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों अथवा समाजों में बांटे जाते हैं, उसे बहुल समाज कहते हैं। जैसे भारत और अमेरिका इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। भारत में अनेक जाति, प्रजाति, धर्म, नस्ल, संस्कृति, भाषा के लोग रहते हैं। अगला है पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड जो है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी तट के निवास करने वाले जनजातियों में पाई जाती है। यह एक प्रकार की प्रथा है जिसमें सामाजिक परिस्थिति प्राप्त करने अथवा बनाए रखने के उद्देश्य से संपत्ति को अत्यंत उदारता में बांटा और नष्ट किया जाता है। इसके लिए वहाँ के बड़े बड़े भोज आयोजित किए जाते हैं और इन भोजों में खूब खिलाया जाता है, वस्तुओं का अकारण नष्ट किया जाता है और यहाँ उन्हें लोगों को दे दिया जाता है। अर्थात एक तो भोज का आयोजन करते हैं, दूसरे महंगे से महंगे उपहार जो देते हैं। इस प्रकार के भोज समारोहों का मुख्य उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को अपनी समृद्धि या वैभव का प्रदर्शन करना होता है। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके पीएचडी एंट्रेंस और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है नव प्रत्यक्षवाद, नियो पॉजिटिविज्म। तो अमेरिका समाजशास्त्र में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ था। यह एक आंदोलन है जिसमें ज्ञान की 3 धाराओं परिमाणीकरण, व्यवहारवाद, वस्तुनिष्ठा की ज्ञान मीमांसा को घुला मिला दिया जाता है। इस आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक एफ.एस. गिडिंग्स अर्थात गिडिंग्स थे और जॉर्ज ए. लुंडबर्ग रहे हैं। इस आंदोलन को समाजशास्त्र के एक विज्ञान के रूप में प्रस्थापित करने के लिए मापन, मेजरमेंट और गणितीय प्रयोग पर बल दिया गया है। अगला है सत्ताधारी अभिजन, पावर एलिट। अमेरिका के शासक अभिजनों के संदर्भ में C.W. मिल्स ने सत्ताधारी अभिजन की अवधारणा का विकास किया है। उनके अनुसार ये ऐसे अभिजन होते हैं जिनमें व्यापार, सरकार और सेना के अगुआ लोग सम्मिलित होते हैं। अर्थात बड़े बड़े व्यापारी, सरकार में अपना पद रखने वाले लोग और सेना में उच्च स्थिति रखने वाले लोग जो हैं सम्मिलित क्या होते हैं, सत्ताधारी अभिजन होते हैं। ये लोग समान सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण आपस में बंधे रहते हैं। यही नहीं, इन तीनों वर्गों में आपस में अदला बदली भी होती रहती है। तो आज देखते हैं किसी भी देश की जो है सत्ता 3 ही लोगों के हाथ में। एक तो वहाँ की सरकार, दूसरा वहाँ के अभिजन अर्थात पूंजीपति के लोग और तीसरा जो है वहाँ का जो है नियंत्रण करने की स्थिति जो होती है सेना के तीनों कमांडर्स के पास होती हैं। तो इस प्रकार के लोगों को पावर एलीट कह सकते हैं। अगला है संकुचितकरण। संकुचितकरण साहित्य एवं धार्मिक बृहत स्वरूपों की आदि को स्थानीय बनाने की प्रक्रिया को संकुचितकरण कहा है। यह प्रक्रिया भारत की देशी सभ्यता के अंतर्गत लघु समुदायों की एक विशिष्ट रचनात्मक क्रियाओं को प्रदर्शित करती है। मैकिम मेरियट ने इस अवधारणा का जो प्रयोग किया है, मैकिम मेरियट भारतीय ग्रामीण समाज में 2 प्रकार की चर्चा करते हैं, एक का सार्वभौमिककरण और दूसरा संकुचितकरण। संकुचितकरण में क्या होता है, जो बृहद साहित्य या धार्मिक स्वरूप होते हैं उनको लघु अर्थात स्थानीय लघु साहित्य स्थानीय बनाना, और दूसरा जो स्थानीय आधार की क्रियाएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, उनको सार्वभौमिक अर्थात बृहद धार्मिक रूपों में विकसित करना होता है। का प्रयोग करते हुए बोधगम्यता के क्षेत्र तक सीमित करने, व्यवस्थित एवं चिंतनशील आयामों में कमी लाने को स्थानीयकरण करने तथा साहित्य के रूपों के क्षेत्र विशेष में परिमित करने की प्रक्रिया को संकुचित करते हैं। उदाहरण के तौर पर गोवर्धन पूजा, नव दुर्गा पूजा पर्व आदि। अगला है कृषक
समाज या समुदाय। तो कृषकों का समुदाय, जिसके लिए कृषक आजीविका मात्र साधन ही नहीं वरन उनकी जीवन शैली का आधार भी होती है, उसे कृषक समुदाय कहते हैं। इसमें लोक एवं नगरीय समुदाय के बीच की अवस्था माना जाता है। लोक एवं नगरीय समुदाय के बीच की अवस्था माना जाता है। अगला है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या होती है। तो व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित एवं गतिशील संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति अन्य व्यक्तियों के प्रति रोजमर्रा के सामाजिक जीवन को आदान प्रदान के दौरान होता है। तो व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो खास करके कथन एवं कारण जैसे संबंधों में पूछ लिए जाते हैं। अगला है फिनोमिनोलॉजी या प्रघटना शास्त्र। किसी भी घटना के बारे में पूर्वाग्रहों, पूर्व मान्यताओं एवं दार्शनिक बोध से अप्रभावित व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव को जानने की विधा को प्रघटना कहते हैं। घटनाएं वास्तविक रूप में जिस प्रकार घटती हैं उनके बारे में कर्ता यथावत ज्ञान फिनोमिनोलॉजी है। अर्थात कोई घटना घटित हुई है और जिस कंडीशन में घटित हुई है उसको उसी रूप में देखना ही प्रघटना शास्त्र है। समाजशास्त्र में इसका प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड शुट्ज ने किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रयोग किसने किया है, तो इसको अल्फ्रेड शुट्ज ने किया था। अगला है पूर्व औद्योगिक नगर, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जोबर्ग ने इस अवधारणा का सविस्तार वर्णन इसी नाम से लिखी हुई पुस्तक में की है, अर्थात प्री इंडस्ट्रियल सिटी नामक पुस्तक है। और शहरी नगरों के विपरीत पूर्व औद्योगिक नगर या औद्योगिकरण से विहीन होता है। इनमें कार्यों के लिए पशु मानवीय शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें कार्यों के लिए जो पशु को उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेबर वर्क फोर्स को अत्यधिक अर्थात मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सीधी सी बात की पूर्व औद्योगिक सिटी या नगर इस प्रकार थे। अगला है राजनीतिक सामाजिकरण। तो राजनीतिक प्रतीकों, संस्थाओं और कार्यविधियों की जानकारी प्राप्त करने की एक सक्रिय अथवा निश्चेष्ट सदस्य की भूमिका सीखने अथवा राजनीति के समस्त उद्गम की आधारभूत मूल्य व्यवस्था एवं विचारधारा के आंतरीकरण करने द्वारा राजनैतिक व्यवस्था में प्रवेश किया जाता है, उसे राजनैतिक समाजीकरण कहते हैं।